आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी में हम चैप्टर पढ़ रहे थे 2, और उसमें जो अगला पॉइंट है भूवैज्ञानिक सारणी या भूवैज्ञानिक कालक्रम जो है वो मैंने हाथ से बना लिया है। हालांकि बुक में भी वो सेम ही सारणी दी गई है, लेकिन उसमें मतलब शुरुआती जो है वो सबसे पहले दिया गया और लास्ट वाला नीचे दिया गया। तो मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, तो मैंने अपने हाथ से बनाई है और इसे याद करने की कोशिश करेंगे आज। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि मतलब मुझे जो ज्योग्राफी में सबसे हार्डेस्ट चीज़ लगती है वो भूवैज्ञानिक कालक्रम है। लेकिन पिछले कुछ सालों से 5-7 सालों से ट्रेंड है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे आरएएस मेंस में तो लगातार पिछले 2 मेंस में दोनों बार, ये वाली मेंस तो खैर मैंने दी नहीं है, इससे पिछली 2 मेंस में दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भूवैज्ञानिक सारणी वाला। कि एक तो पूरा ही भूवैज्ञानिक कालक्रम पूछा था, 10 नंबर का पूछा था हमसे, और दूसरे में हमसे कोई सा एक युग पूछा था कि या तो परमियन पूछा था या फिर ट्रेयासिक पूछा था कि इस युग की विशेषताएं बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, है ना। और छोटे वाले क्वेश्चन तो जैसे मछली का प्रारंभ कब हुआ, रेंगने वाले जीव धरती पे किस युग में आए, या फिर कार्बोनिफेरस काल का समय क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल में निम्न में से युग कौन से कल्प में आता है। इस तरह के क्वेश्चन तो छोटी वाली एग्जाम्स में बनते ही है ना। तो उस वाली सारणी को स्किप करके यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे, और फिर वो बची हुई एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों मैं आज आपको अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद हम वो वैज्ञानिक सारणी कभी भूले नहीं। हालांकि मेरे पास देखो कोई ट्रिक्स नहीं है, और ना ही मैं कभी ट्रिक्स वाली पढ़ाई करती हूँ कि हमने एक ट्रिक बना ली और फिर वो ट्रिक को याद किए जा रहे हैं और ट्रिक से हम कार्य याद कर रहे हैं। अरे यार, वो ट्रिक्स इतनी हो जाती है, मतलब पढ़ते पढ़ते मैंने देखा है बहुत सारे टीचरों को हर चीज़ की ट्रिक्स बना देते हैं। फिर है ना, मेरे को ऐसा लगता है इतनी ट्रिक्स याद करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी ऐसे कि ऐसे, है ना। तो ट्रिक्स वाला तो नहीं है देखो मेरे पास, मैं पहले बता देती हूँ। बस हम समझ समझ के यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो इसको ना कुछ इसमें बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं सबसे बड़े, मतलब युगों में बांटा गया है। युगों से भी बड़ा क्या होता है, ऐसे बांटा गया है ना। तो सबसे पहले आता है इयोन। इयोन, और फिर आता है एरा, फिर पीरियड्स, फिर एपक, और फिर मतलब कि उनकी आयु जो होती है और घटनाएं। आयु और घटनाएं तो छोड़ दो, इनमें से पूछा जाता है कि किस तरह से बटा होता है। तो इयोन का हिंदी अर्थ नहीं लिख रखा था एनसीईआरटी में, तो मुझे भी नहीं पता। इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपक। तो इयोन मतलब इयोन ही समझेंगे। एपक, एरा मीन्स महाकल्प, फिर पीरियड मीन्स कल्प, और फिर युग। तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे बड़ा होता है इसमें इयोन, जो सबसे लंबी अवधि वाले होते हैं उनको इयोन कहते हैं। फिर इयोन से छोटे होते हैं महाकल्प, और महाकल्प से छोटे होते हैं कल्प, और कल्प से छोटे होते हैं युग, है ना। फिर हम इनकी युगों की थोड़ी आयु देख लेंगे कि किस युग से, मतलब कौन से को किस दरमियान कौन सा युग कहा गया, किस दरमियान कौन सा युग कहा गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इयोन, एरा, पीरियड, एपक और आयु। या फिर हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा, इयोन, महाकल्प, कल्प और युग। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हिंदी लिखते ही नहीं है वो, ये वाली चीज़ लिखेंगे ही नहीं और ऐसे ही लिख देंगे इयोन, एरा, पीरियड और एपक। इनको क्रम मतलब कि बड़े से छोटे में चाहिए कि कौन सा सबसे बड़ा होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है। इस लेसन के नीचे भी दे रखा है ना, मतलब एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि इन चारों का नाम दे रखा है, और फिर इनमें से पूछ रखा है कि इनमें से सबसे बड़ी अवधि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी अवधि होती है इयोन, फिर होती है एरा मतलब महाकल्प, फिर होती है पीरियड मतलब कल्प, और फिर होती है एपक मतलब युग। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इयोन में है ना, इसने नाम भी एक ही युग का दे रखा है, बहुत ज़्यादा युगों का नाम भी नहीं दे रखा। ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है मैंने वैसे ही नोट्स बनाए हैं। तो इयोन में मतलब इसने पहले युग का नाम नहीं दिया। सबसे पहले शुरू शुरू की घटना इसने बताई है कि सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में, कि बिग बैंग सिद्धांत से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, मतलब पृथ्वी के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, है ना। और 3 घटनाएं यह बताता है शुरुआत में कि सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत हुआ, फिर सुपरनोवा की घटना हुई, और फिर तारों की उत्पत्ति हुई, है ना। वहां तक हमने मतलब क्यों, कोई लिखने वाला भी नहीं था, समझने वाला भी नहीं था, हम सिर्फ अंदाजे लगाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो सबसे पहले ये चीजें हुई, और इनकी अगर हम अवधि देखें तो 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। या फिर यूं कह लें, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, 13 अरब से 5 अरब साल पहले की बातें हैं। समझ जाना आप इनको, है ना। उस दरमियान की बातें हैं जब मतलब शुरुआती चरण चल रहा था ब्रह्मांड के निर्माण का। तो सबसे पहले 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग सिद्धांत की घटना हुई थी। जैसा कि मैंने बताया भी था, बिग बैंग सिद्धांत कब हुआ था या कब घटित हुआ था।
मतलब एक बिंदु में जो विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था, तो लगभग 13 से 14 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। फिर 12 अरब वर्ष पहले सुपरनोवा की घटना हुई और सुपरनोवा की घटना से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और फिर तारों की उत्पत्ति हुई और तारों में ही 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। और तारों की उत्पत्ति भी हम 4 से 4.5 अरब वर्ष पहले ही मानते हैं, सूर्य भी तो एक तारा ही है ना। तो जब तारों की उत्पत्ति हुई उस टाइम पे मतलब सूर्य की भी उत्पत्ति हुई। तो हम ये जो एरा है इसको इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, बस ये है कि 13 अरब से 5 अरब साल पहले लगभग ये एरा घटित हुआ, जिसमें बिग बैंग, सुपरनोवा, तारों की उत्पत्ति, ये सब घटनाएं हुई। फिर इसने इस ईयोन अगले ईयोन को नाम दिया है, जहाँ से हमने थोड़ी बहुत गणनाएं शुरू कर दी, हेडियन महाकल्प, या फिर हेडियन, या फिर आद्य महाकल्प, या प्रागजैविक, तीनों के एक ही नाम है ना। इसको इयोन, मतलब ये इयोन का नाम है हेडियन, आद्य महाकल्प, या प्रागजैविक, या फिर प्रोटेरोजोइक। ये कब हुआ था? 4 अरब से शुरू होता है, यहाँ से शुरू करना, 4 अरब से शुरू होता है और 57 करोड़ साल पूर्व, 4 अरब, फिर 3 अरब, फिर 1 अरब, और फिर करोड़ों में आ जाएगा, फिर 57 करोड़ साल पहले तक की ये घटनाएं हुई है। तो इसमें क्या क्या हुआ है, अब इसको ना इसने सिर्फ और सिर्फ मतलब इयोन ही, इयोन देखो, इयोन तो है, कौन सा इयोन है ये? हेडियन इयोन है। हेडियन इयोन का ही नाम है आद्य महाकल्प या फिर प्रागजैविक। अब इसमें एरा, इसमें महाकल्प कौन सा आता है? इसमें पूर्व कैम्ब्रियन काल आता है। कौन सा काल आता है? पूर्व कैम्ब्रियन काल। और पूर्व कैम्ब्रियन काल की अवधि अगर हमसे पूछी जाए, वैसे नहीं पूछी जाती है, कोई बाय द वे पूछ सकते हैं, 4 अरब से 57 करोड़ के आसपास की अवधि है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ था? अब सबसे पहले 4.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होने लगा था, ठीक है। मतलब महाद्वीप और महासागरों में सबसे पहले तो, सॉरी ये है 3.8, इसको तो काट देना, 3.8 से 4.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? CO2 की अधिकता थी हर जगह, वायुमंडल में भी और महासागरों में भी, और महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होने लगा, ठीक है। 3.8 से 4.8 अरब साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, लेकिन महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होने लगा। फिर 2.5 से 3.8 अरब वर्ष पहले ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। समुद्रों के अंदर सबसे पहले जीवों का निर्माण हुआ, मतलब शैवालों का निर्माण हुआ। कब हुआ? 2.5 से 3.5 करोड़ साल पहले, अरब साल पहले। और फिर 2 अरब से 57 करोड़ साल पहले, या 57 करोड़ से 2 अरब, किस तरह भी मान लो, है ना। उस टाइम क्या हुआ? और उस टाइम मतलब, सॉरी, 50 करोड़ से 57 करोड़ साल पहले की बात है। उस टाइम क्या हुआ? कई जोड़ों वाले जीव, पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर बहुकोशिकीय जीव आए। तो ये वाली तो कोई नहीं पूछने वाला, हमें सिर्फ याद रखना है कि पहले देखो इयोन का नाम ही नहीं है ना। फिर जो दो पहला इयोन हमारे आया वो आया हेडियन। हेडियन में जो महाकल्प आया वो आया पूर्व कैम्ब्रियन। और पूर्व कैम्ब्रियन की अवधि अगर हमसे पूछी जाए तो 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़, या फिर यूँ कह दें 4 अरब 80 करोड़, या 4 अरब से 57 करोड़ साल पहले के बीच की बात है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ? इसमें सबसे पहले तो वातावरण में CO2 की अधिकता थी, फिर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होने लगा, उसके बाद में एक कोशिकीय जीव या फिर शैवाल का निर्माण हुआ, और फिर इसी काल में बहुकोशिकीय निर्माण, बहुकोशिकीय जीव या कई जोड़ों वाले जीवों का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पूर्व कैम्ब्रियन काल के बाद में जो काल आता है, जो महाकल्प आता है, वह है पुराजीवी महाकल्प। कौन सा महाकल्प? पुराजीवी महाकल्प। और इसकी अवधि है 24 करोड़ से 57 करोड़ साल पूर्व, और इसमें आता है कैम्ब्रियन। पहले क्या आया था? महापूर्व कैम्ब्रियन, अब इसमें आएगा कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन की जो अवधि है वो है 50 से 57 करोड़ वर्ष पहले। कब? 50 से 57 करोड़ वर्ष पहले की जो अवधि है वो कैम्ब्रियन की है। अभी तक भी स्थल पर कोई जीवन नहीं आया था, और जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पैदा हो गए थे। पहले तो देखो शैवाल और एल्गी जैसे जीव ही थे, अब बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव कैम्ब्रियन काल में पैदा हो गए। और इसके महाकल्प का नाम है पुराजीवी महाकल्प, ठीक है। महाकल्प का नाम है पुराजीवी महाकल्प, और कल्प का नाम है कैम्ब्रियन, और अवधि है 50 से 57 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो पुराजीवी महाकल्प है इसमें बहुत सारे कल्प हैं, है ना। कौन कौन से? देखो, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलिरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। ये वाला बहुत बार पूछा जाता है। पुराजीवी महाकल्प में से ये जो काल है ना सारे, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलिरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इससे अगला जो है वो भी बहुत पूछा जाता है। ये दो बीच वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिलिरियन, डिवोनियन,
कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कैम्ब्रियन की अवधि 50 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। हुआ क्या कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले मतलब वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आने लगे समुद्र में, ठीक है। अब आर्डोविशियन, 43 से 50 करोड़ साल पूर्व, मतलब 43.8, इतना नहीं याद होगा हमसे, अंदाजन थोड़ा सा याद कर लो। 43 से 50 करोड़ वर्ष पहले पहली मछली आई। अब आर्डोविशियन काल में पहली मछली आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रथम मछली का जो आगमन हुआ था वह हमारे कौन से काल में हुआ था, तो वह आर्डोविशियन काल में हुआ था, ठीक है। अब है सिलिरियन, 40 से 43 करोड़ साल पूर्व, और स्थल पर प्रथम जीवन के चिन्ह। अभी तक तो समुद्र में ही जीवन चल रहा था, सिलिरियन काल में स्थल पर जीवन आ गया और थोड़े थोड़े पौधों का निर्माण होने लगा। अब है डिवोनियन काल, 36 से 40 करोड़ साल पूर्व, स्थल और जलीय जीव, ऐसे जीवों का निर्माण होने लगा जो स्थल में भी रह सकते हैं और जो जल में भी रह सकते हैं। कौन से काल में? डिवोनियन काल में। फिर है कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस वाला जिसका हमें कोयला मिलता है, ये वही काल है। पहले रीढ़ की हड्डी वाले और रेंगने वाले जीव, जिनमें अभी तक रीढ़ की हड्डी नहीं थी, अब ऐसे जीव पैदा हुए जिनमें रीढ़ की हड्डी थी और जो रेंग सकते थे, ठीक है। इस तरह के जीव पैदा होने लगे। और फिर है पर्मिनियन है 24 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व, रेंगने वाले जीवों की अधिकता होने लगी अब, और स्थल और जलचर, मतलब स्थल पे भी और जल पे भी दोनों तरफ रेंगने वाले जीव आने लगे। तो अब हमसे पूछा जाए कि भाई हेडियन महाकल्प में देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्व कैम्ब्रियन, और पूर्व कैम्ब्रियन के बाद में हम पुराजीवी। पूर्व कैम्ब्रियन में तो कोई सा मतलब कल्प था ही नहीं, ठीक है। अब पुराजीवी शुरू होता है हमारा। पुराजीवी में 6 हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलिरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मिनियन। फिर से मतलब आप है ना मेरे साथ बार बार दोहराओ, तब थोड़ा सा ऐसे लय बनने लगेगी, याद होने लगेगा। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलिरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मिनियन। तो सबसे पहले हम पढ़ने गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, है ना। तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो ऐसे मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि वहाँ पे मतलब कि जीवन था ही नहीं। जब हम पहुँचे ना तो वहाँ पे जीवन मतलब था ही नहीं, बस पानी में कुछ कुछ जीव रहते थे जब हम कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी में पहुँचे। और कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी में फिर आई पहली मछली, ओडी लेकर आई। ओडोविशियन है ना दूसरा काल, तो पहली मछली आई कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी में, क्या लेकर? ओडी लेकर। ओडी लेकर आई तो फिर उसकी क्या बोले, सिलिरियन, सिलिरियन से मान लो सिलिका, है ना। तो पहली मछली भी अभी तक कहाँ रह रही है? पानी में ही रह रही है। तो सिलिका आई स्थल पे जीवन लेकर, सिलिका आई मतलब एक तरह से स्थल पे जीवन लेकर। फिर डिवोनियन, डिवोनियन मतलब एक तरह से डिवाइन, डिवाइन मतलब एक तरह से आशीर्वाद होता है ना भगवान का, है ना। तो आशीर्वाद से स्थल और जलीय जीव पैदा होने लगे। फिर कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस तो वैसे ही याद रख लो कि कार्बोनिफेरस तो वो कोयले वाला है अपने यहाँ पे बहुत सारा कोयला जो है धरती पे, वो कार्बोनिफेरस युग का ही मिलता है मोस्टली भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी वाले जीव, अपन मतलब अंदाजा ऐसा लगा लो कि भाई कार्बोनिफेरस युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीव आने लगे, मतलब थोड़ी हड्डियों वाले जीव आने लगे, तो फिर वो मरे तब उनका कोयला बन गया। इस तरह से अंदाजा लगा लो, याद करने के लिए ट्रिक्स बता रही हूँ। और फिर पर्मिनियन, पर्मिनियन सबसे लेटेस्ट है कि जब कार्बोनिफेरस आया तो फिर क्या हो गया, मतलब पर्मिनियन मतलब बहुत सारे रेंगने वाले जीव आ गए। कार्बोनिफेरस में रीढ़ की हड्डी वाले रेंगने वाले जीव जो आए, उसके बाद में पर्मिनियन में बहुत सारे जीव आ गए। तो सबसे पहले देखो हम गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, फिर है ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब हम पहुँचे तो फिर कोई था ही नहीं वहाँ पे स्थल पे, तो ठीक है, जल में थोड़े बहुत लोग रहते थे। फिर एक मछली आई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ओडी लेकर, ठीक है, मतलब मछली का आगमन हुआ ऑर्डोविशियन काल में। फिर सिलिका आई स्थल पर, है ना। तो मतलब कि स्थल पर पहले पौधे का आगमन हुआ सिलिरियन युग में। फिर डिवाइन मिला हमें, मतलब एक तरह से यूँ मानो आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद से जल और स्थल वाले जीव पैदा हुए। और फिर हम पहुँचे कार्बोनिफेरस युग में, और उस काल में क्या हुआ, उस काल में हमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव बनने लगे। और फिर उसके आगे पर्मिनियन युग आया जिसमें बहुत सारे रीढ़ की हड्डी वाले, जल और स्थल वाले जीव हो गए। तो मुझे नहीं लगता अब आपको ये युग याद नहीं होगा। पुराजीवी महाकल्प का नाम है, और इसमें 6 कल्प आते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, ओडी लेकर आई, फिर वहाँ पे सिलिका आई, और सिलिका को डिवाइन मिला मतलब आशीर्वाद मिला। और फिर कार्बोनिफेरस युग बिना रीढ़ की हड्डी वाले, मतलब सॉरी रीढ़ की हड्डी वाले। और फिर पर्मिनियन बिना मतलब रीढ़ की हड्डी वाले बहुत सारे जीव, ठीक है। तो
दोस्तों ये मतलब यही पूछा गया था, इसलिए मैं बहुत जोर दे रही हूँ इस चीज़ पे कि इसमें से आजकल बहुत ट्रेंड में है, एक तरह से यूँ मानो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हार्डेस्ट चीज़ मानी जाती है और ज़्यादातर ज्योग्राफी के बच्चों को भी ये याद नहीं रहती। फिर हमारा महाकल्प आया मध्यजीवी महाकल्प। सबसे पहले हमने पढ़ा पुराजीवी महाकल्प, फिर हम पढ़ रहे हैं मध्यजीवी महाकल्प। और मध्यजीवी महाकल्प को हम बोलते हैं मेसोजोइक महाकल्प, जिसकी अवधि है 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले, मतलब थोड़ा थोड़ा इससे नया हो गया। और इसमें तीन आते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोजोइक काल में कौन कौन से कल्प आते हैं ये पूछा जाता है। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसका तो नाम आप वैसे ही याद रखो, ये बहुत फेमस है तीनों ही, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रिया, जूरा, क्रीटा, थोड़ा सा ऐसे याद रख लो, ट्रिया, जूडा, क्रीटा। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक सबसे पहले आया 20 से 24 करोड़ साल पूर्व, और मेंढक और समुद्री कछुए वगैरह जैसे जीवों का आगमन हुआ। जुरासिक तो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है, डायनासोर पैदा होने लगे, बहुत बड़े बड़े जीव आए। और क्रिटेशियस वो काल था जिसमें डायनासोरों का अंत हो गया, डायनासोर खत्म होने लगे। ठीक है, तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में यही लिख रखी है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना इन्हीं में से हो जाएगी। ट्रियासिक में सबसे पहले मेंढक और समुद्री कछुए जैसे जीव बनने लगे। फिर जुरासिक में नाम से ही पता है, जुरासिक पार्क मूवी इसी पे बनी है, डायनासोर आया। और जुरासिक का अगला क्रेटा, और क्रेटा से डायनासोर खत्म हो गए। तो हमारा तीसरा कल्प है मध्यजीवी कल्प। पुराजीवी कल्प के बाद में हमारा मध्यजीवी कल्प, जिसको हम मेसोजोइक भी बोलते हैं, 24 से 6 करोड़ वर्ष पहले की इसकी अवधि है। और इसमें ट्रियासिक काल की अवधि है 20 से 24 करोड़ साल पूर्व। इसमें मेंढक कछुआ आया। फिर जुरासिक काल की अवधि, हो सकते हैं जुरासिक काल, ट्रियासिक काल ये चर्चा में रहते हैं, इनकी अवधि भी पूछ ली जाए हमसे। 14 से 20 करोड़ साल पूर्व डायनासोर का युग आया। और फिर क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस 6 से 14 करोड़ साल पूर्व डायनासोर खत्म होने लगे। अब हमारा जो नवजीवी कल्प है, इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन लेटेस्ट है तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नवजीवी को ही इंग्लिश में बोलते हैं सेनोजोइक। आज से 6.3 करोड़ साल पहले, मतलब 6.3 करोड़ साल पहले से लेकर आज तक का जो कल्प है, और इसे हम तृतीय कल्प भी बोलते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, एक तृतीय कल्प और एक चतुर्थ कल्प, है ना। तो तृतीय कल्प में इसने छोटे छोटे भाग बना दिए, कौन से, पुरानूतन, आदि नूतन, अधिनूतन, अल्प नूतन, अति नूतन। इतने छोटे, ये नाम किसी को याद भी नहीं होने, और इसमें से बहुत रेयर कोई क्वेश्चन आता है, और आएगा तो फिर वो मुझे लगता है गलत ही होगा, क्योंकि नाम इतने मिक्स होने वाले हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। पुरानूतन, आदि नूतन, अधिनूतन, अल्प नूतन, अति नूतन। सबसे पहले पुरानूतन मतलब पुराना है, नया है पर पुराना है। आदि नूतन पुरा के थोड़ा सा बाद में आया। फिर अधिनूतन मतलब आदि से थोड़ा नया, अधि। फिर अल्प नूतन कि नया तो आ गया लेकिन थोड़ी सी कमी है, अल्प। और फिर अति नूतन, अब बहुत ज़्यादा नया आ गया। तो पूरा नूतन में छोटे स्तनपाई हुए, जैसे चूहे जैसे स्तनपाई पैदा होने लगे। फिर आदि नूतन में खरगोश खरगोश जैसे जीव होने लगे। फिर अधि नूतन में मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष होने लगा। अल्प नूतन में वन मानुष, फूल और पौधे जैसे वृक्ष होने लगे। और अति नूतन में आरंभिक मनुष्य के पूर्वज आने लगे। मैं फिर से कहूँगी, इनमें से अभी तक तो एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, और इतना इंपॉर्टेंट कुछ बनता भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है चतुर्थ कल्प का अत्यंत नूतन, जिसमें पहले आदि मानव का जन्म हुआ। होमोसेपियंस का जन्म कौन से काल में हुआ, ये हमसे पूछा जाता है। तो आदि मानव मतलब आदि मानव का जन्म हुआ अत्यंत नूतन चतुर्थ कल्प में, है ना। मतलब सेनोजोइक के भी दो कल्प है, सेनोजोइक के तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प। तो चतुर्थ कल्प में अत्यंत नूतन काल में होमोसेपियंस का जन्म हुआ 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व। और फिर अभिनव काल जो है वो मतलब अब से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का काल, जिसमें आधुनिक मानव आया। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता अब हमारे पास कुछ मतलब रहा है याद करने को, या जो कुछ नहीं याद हो। सबसे पहले देखो, ईयोन, ईयोन मतलब ईयोन, फिर महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग, है ना। तो ईयोन एरा, पीरियड और एपक। ईयोन में तो हमने एक ही पढ़ा है, हेडियन ईयोन ही नाम दिया गया है। हमारे आज तक के जितने भी काल हुए हैं, अगर हम इसको ईयोन के नाम से जाने तो एक ही हुआ है, हेडियन या फिर आद्य महाकल्प या फिर प्रागजैविक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बिग बैंग सिद्धांत, फिर सुपरनोवा, और फिर तारों की घटना 5 से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। और फिर हम हेडियन मतलब हेडियन कल्प हेडियन ईयोन में आते हैं, और इसमें एक काल आता है पूर्व कैम्ब्रियन काल।
दोस्तों कैम्ब्रियन और पूर्व कैम्ब्रियन की ना कई बार वो पूछ ली जाती है, टाइम लिमिट पूछ ली जाती है। तो 4 अरब से शुरू करना और 57 करोड़ वर्ष पहले की अवधि है। और इसमें क्या क्या हुआ, CO2 की अधिकता थी, फिर महाद्वीप महासागरों का निर्माण होने लगा, ब्लू ग्रीन शैवाल का उत्पन्न होने लगा, एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव, है ना। ये पूर्व कैम्ब्रियन काल में। इसको कल्प में नहीं बांटा गया। फिर पुराजीवी महाकल्प को कल्प में बांट दिया 6, है ना। सबसे पहले कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कैम्ब्रियन में वही बिना रीढ़ की हड्डी वाले, मतलब जब हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, है ना। मतलब स्थल में तो जीवन था ही नहीं, और पानी में था वो भी बिना रीढ़ की हड्डी वाले। फिर ऑडी लेकर एक कौन आई, मछली आई, मतलब ऑर्डोविशियन काल में पहली मछली। फिर सिलिका आई, सिलिका क्या आई, स्थल पे आई, मतलब पहली बार स्थल पे जीवन आया, पौधे आए। फिर सिलिका को आशीर्वाद मिला डिवाइन का, तो फिर स्थल और जलीय जीव, मतलब जो दोनों पे रहते हैं ऐसे जीवों का विकास हुआ। फिर कार्बोनिफेरस काल आया जिसमें रीढ़ की हड्डी वाले जानवर आए, जिनसे फिर हम यूं अनुमान लगाए आगे चल के कोयला बना। और फिर पर्मिनियन काल आया, उसमें बहुत सारे रीढ़ की हड्डी वाले जीव आ गए, स्थल पे भी और जल पे भी। फिर हमारा मेसोजोइक महाकल्प आता है, या फिर मध्यजीवी महाकल्प आता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ट्रिया, जूरा और क्रीटा। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक में वही कछुआ मेंढक बने, और जुरासिक में हमारा डायनासोर बने, और क्रिटेशियस में डायनासोर खत्म हो गए। फिर हमारा लेटेस्ट जो महाकल्प आता है वो आता है सैनोजोइक, या फिर इसको हिंदी में बोले तो नवीन जीवी। इंग्लिश जरूर याद रखनी है, क्योंकि सैनोजोइक ही लिखेंगे, वो नवीन जीवी लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो ये भी याद रखनी है। इसको 2 कल्पों में बांटा गया, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प। तृतीय कल्प में पुरानूतन, आदिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन, अतिनूतन। पुरानूतन बहुत पुराना, आदिनूतन उससे थोड़ा नया, अधिनूतन उससे भी थोड़ा नया, फिर अल्पनूतन मतलब नूतन हो गया, थोड़ी सी कमी है, फिर अतिनूतन मतलब अब तो एकदम नूतन हो गया। पूरा नूतन में छोटे स्तनपाई, ये कोई नहीं पूछेगा तो इसलिए इतना जोर देने की भी जरूरत नहीं है। छोटे स्तनपाई, आदि नूतन में खरगोश, आदि नूतन में मनुष्य से मिलता जुलता, अल्प नूतन में मतलब वन मानुष जैसे फल पौधे वृक्ष आने लगे, और अति नूतन में आरंभिक मनुष्य के पूर्वज जैसे जैसे बंदर वगैरह और ये मतलब चिंपांजी वगैरह ऐसे कुछ होने लगे होंगे। फिर चतुर्थ महाकल्प आता है, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अत्यंत नूतन और अभिनव। तो हमसे पूछा जाता है होमो सैपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो अत्यंत नूतन में हुई थी आदि मानव की उत्पत्ति, और फिर अभिनव काल में हमारा जो आधुनिक मानव है वो आया। तो ये था दोस्तों हमारा भूवैज्ञानिक कालक्रम। मतलब मुझे नहीं लगता अब इसके बाद में कोई सी भी दिक्कत होगी भूवैज्ञानिक कालक्रम में। अगर हम इतना याद कर लेते हैं तो ऐसा मानो हर ज्योग्राफी के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमारे 100% राइट होंगे। एक मतलब जैसे मैंने बनाई है ना ये सारणी, ऐसी छाप लेना आप भी और एक दीवार पे लगा देना, चलते फिरते इसको देख लेना, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब आपका सपोर्ट रहेगा, अदरवाइज़ आपको पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता जॉब के बाद में। तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। शेयर भी करें, व्यूज़ भी बढ़ाए, और कमेंट्स भी करते रहे, और सजेशन भी देते रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।